और बढ़िया। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक सीड के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर हमें पता है कि सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वही मैच्योर होकर सीड के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है, फर्टिलाइज्ड होकर सीड के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड को हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज़ मैच्योर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ही है ये एक तरीके का, है ना। तो मेगास्पोरेंजियम के बाहर में इंटेग्यूमेंट की जो लेयर होती है वो जब मैच्योर हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीड। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम या फिर हम लोग एम्ब्रियो सैक ओव्यूल जिसको हम लोग कहते थे, तो उसी के चारों तरफ में इंटेग्यूमेंट की 2 लेयर होगी। तो मैच्योर है ये इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम है जिसके बाहर में इंटेग्यूमेंट की लेयर है, उसी को जो मैच्योर पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड। इसको हम लोग एक और टर्म से हम लोग जानते हैं इसी को, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल सकते हैं ना इसको हम लोग। और क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल ही जो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या कुछ चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं। तो इट इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें होंगी? फर्स्ट, सीड कोट क्या होगा आगे देखेंगे। दूसरा एम्ब्रियो, एंड तीसरा एंडोस्पर्म। आप कहोगे कॉटिलिडन भी तो होता है, कॉटिलिडन भी होता है, एंडोस्पर्म भी हो सकता है। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो इसी के अंदर में कवर हो जाएगा, यानी कि फूड स्टोरेज वाला पोर्शन। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म। ये मत समझ लेना कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, एंडोस्पर्म या उसी को हम लोग कॉटिलिडन कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है कि कॉटिलिडन भी हो सकता है या फिर उसकी जगह पे एंडोस्पर्म हो सकता है। किसी किसी के अंदर में दोनों भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो क्या कुछ होगा? सीड कोट, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इसको बोलते हैं, और या फिर मैच्योर इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इसको बोला जाता है। जल्दी से आप इसे लिखेंगे, फिर बारी बारी से इनके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीड कोट के बारे में कि सीड कोट क्या होगा और कैसा होगा और काय को होगा, है ना। तो सीड कोट, पहला सीड कोट। सबसे पहली बात, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है ये, ठीक है ना। ये क्या होता है कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। ये चना, उसके ऊपर में चने का छिलका, और उस छिलके को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो सीड कोट का मेन मतलब क्या होता है? मतलब मेन फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। सिंपल है, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सीड के बाहर का जो छिलका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड कोट। इस सीड कोट के अंदर में यहाँ पर एक ओपनिंग भी होती है, देखा है ध्यान से आपने? अगर नहीं देखा होगा, आज के आज जाना और एक चना ले लेना, उस चने के अंदर में आप यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये अटैच हुआ पड़ा होता है ना, आप वहाँ पर जाकर ध्यान से देखिएगा। चना जो है वो इस वाले पॉइंट से यूँ अटैच रहता है। अगर आपने चना देखा होगा जीवन में कभी भी, अगर आपको दिखा होगा कभी चना ज़िंदगी में, मतलब ऐसा प्लांट के साथ लगा हुआ, अब आप जब आप चने को निकालते हैं तो वहाँ पर इस पॉइंट से ये अटैच हुआ रहता है, और उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर एक ओपनिंग भी होती है। अब सुने, खुद से सोच के देखो कि ये क्या पार्ट हो सकता है। ये जो पार्ट जिससे अटैच है ना, जिस पॉइंट पर, ये क्या था पहले? ओव्यूल ही तो था। और ओव्यूल जिस डंडी लाइक स्ट्रक्चर, जिस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये अपना ओव्यूल था, है ना। इसको अपन ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये ओव्यूल था। तो यहाँ पर एक ओपनिंग है, ये पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो गया, इतना सा पोर्शन। और ये वाला जो डंडी वाला पोर्शन जो इस सीड के साथ जुड़ा हुआ है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या कह रहे थे? इस पॉइंट को हाइलम बोलते थे क्या? तो ये पॉइंट जिससे ये वाला पोर्शन जो जुड़ा हुआ रहता है चना, ये पोर्शन वो क्या होगा? हाइलम। बात आ रही है समझ में? और इसके ठीक ऊपर एक ओपनिंग होगी, उसके ठीक बगल में यहाँ पर एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या बोलते थे? माइक्रोपाइल।
तो ये वाला जो ओपनिंग वाला पोर्शन है ये क्या होगा, ये दरअसल चने के ऊपर में जो ओपनिंग होती है इसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। अब यहाँ पर देखिए जो ये सीड होता है ना, सीड क्या होता है कि ये भी डॉर्मेंट स्टेज के अंदर में चला जाता है। मतलब जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, तो एम्ब्रियो बनने के बाद ये बाहर में सीड कोट बन जाता है, सीड कोट कवर कर लेता है। और सीड के बाहर में यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पे हाइलम होगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सीड, और उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, जो कि ओपनिंग होती है, एक्चुअल की ओपनिंग होती है ये। अब ये सीड क्या होता है, कुछ समय के लिए डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, एम्ब्रियो भी डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, कुछ समय के बाद वो डेवलप होता है। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, जब सीड जब डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, जब एम्ब्रियो डॉर्मेंसी स्टेज में चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जब हमको ज़रूरत पड़ेगी, चने को हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग पानी में डाल के रखते हैं, भिगो लेते हैं उसको, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट को सीड को हम लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर में उसको प्लांट कर देते हैं, वहाँ से एक छोटा सा पौधा निकल आता है। तो हो क्या रहा है कि इसके अंदर में, अगर आपने 11th क्लास के अंदर में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर में एक पॉइंट आपने पढ़ा होगा वाटर के बारे में, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर में वाटर का कंटेंट जितना ज़्यादा होता है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होती है, उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और जिस किसी भी सब्सटेंस के अंदर में वाटर का कंटेंट जितना कम होता है वो उतना ही लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन सेल्स उसके अंदर वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, और उस तरीके से बोन के सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर का कंटेंट काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब वो परसिस्ट करे, वो लंबे समय तक ख़राब ना हो एम्ब्रियो, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ये सीड लंबे समय तक ख़राब ना हो तो इसका इनएक्टिव होना ज़रूरी है, डॉर्मेंट स्टेज में जाना जरूरी है। जब ये इनएक्टिव रहेगा, कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, तो एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, तो ये खराब भी नहीं होगा। रिएक्शन ही नहीं करेगा तो खराब क्या होगा, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज़ खराब क्यों होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये जब खराब ही नहीं होगा, मतलब कब नहीं होगा, जब रिएक्शन नहीं करेगा, जब रिएक्शन नहीं करेगा तो खराब नहीं होगा। अब रिएक्शन के लिए मेन चीज़ें होती हैं, वाटर वही एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जितने भी सेल्स के अंदर में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम की वजह से रिएक्शन होती है, और वो एंजाइम किसकी वजह से एक्टिवेट होते हैं, वाटर की वजह से। तो हम लोग को क्या कर लेना है, सिंपल, कि इसमें वाटर का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, एंजाइम एक्टिवेट रहेंगे तो उसमें रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, और रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा तो वो चीज़ जो है वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगी, उतनी जल्दी खराब भी होगी, उतनी जल्दी उसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी, है ना। मेरी बॉडी में अगर काफ़ी जल्दी अगर रिएक्शन होने लग जाए, तो अगर मेरी ज़िंदगी 30 साल की होगी, सोचो 1 साल के अंदर में ही उतनी सारी की सारी रिएक्शन हो जाए, उतने सारे के सारे सेल्स बन जाए, तो 1 साल में बंदा नहीं पड़ जाएगा, है ना। और अगर रिएक्शन काफ़ी कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो फिर लाइफ बढ़ जाती है। एनीवेज, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वाटर का कंटेंट जिस किसी भी सेल के अंदर में जितना ज़्यादा होगा वो उतनी जल्दी खराब होता है, वाटर जितना कम होता है वो उतने ही लंबे समय तक टिका हुआ रहता है। तो यहाँ पर सीड जो होता है वो क्या करता है कि अपने अंदर का वाटर कंटेंट काफ़ी कम कर देता है, सिर्फ 10 से 15% वाटर ही इसके अंदर में रहता है। और अगर हम लोगों को स्टोर करके रखना है, नेचुरल कंडीशन में ये बात हो रही है, जब नेचुरल चना जो होता है हरा भरा, तो उसके अंदर में 10 से 15% वाटर होता है। ठीक है, या थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, तो इतना % वाटर होगा। जब हम लोग उसको सुखा के रखते हैं तो हम लोग इसके वाटर कंटेंट को और भी कम कर देते हैं, 7 से 10%। तो 7 से 10% वाटर हम लोग कम कर देते हैं। मतलब चने को जब सुखा देते हैं, जो लाल कलर वाला जो चना होता है, या किसी भी हम सीड की बात कर लें, है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसको कम कर देते हैं। कम कर देते हैं तो उसकी वजह से वो चना जो सीड है वो और भी लंबे समय तक टिका हुआ रहेगा। फिर क्या होता है कि जब हम इसको रात भर पानी में भिगो के रखते हैं तो क्या होता है, ये माइक्रोपाइल, ये ओपनिंग है, ये अभी भी ओपन होता है, इसी के थ्रू वाटर अंदर जाता है। इट परसिस्ट्स, इट परमिट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द सीड एंड फर्दर जर्मिनेशन, एंड फर्दर इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसकी वजह से बाद में वो जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है कि एंट्री ऑफ वाटर को परमिट करता है कि वाटर इसके थ्रू अंदर जाए, इसको एक्टिवेट करे, और जब एक्टिवेट करेगा तो ये सीड जो है फिर जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। बात आ गई होगी आई थिंक समझ में, आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो सीड कोट जो है वो क्या होगा, तो ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इस सीड के चारों तरफ में होती है। किन चीज़ से डिराइव हुआ होता है, हाँ ये बात भी कर लेते हैं। तो इंटेगुमेंट से, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से ये डिराइव होता है। ठीक है, तो इंटेगुमेंट की कितनी लेयर थी अपने पास, 2, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। तो जिसकी वजह से सीड कोट की भी 2 लेयर होती है, आउटर वाले को कहते हैं टेस्टा, इनर वाले को कहते हैं टेगमेन। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे सेंटेंस वाले में लिख लेंगे। तो बाहर वाले जब सीड कोट को आप जब देखेंगे तो वहाँ पर भी 2 लेयर होती है, टेस्टा एंड टेगमेन।
जब आप चने के छिलके को हटाना है, या फिर राजमा ले लेना, वो ज़्यादा अच्छे से उसके अंदर में नज़र आएगा। तो राजमे को आप क्या करना कि रात भर भिगो के रखना, ठीक है। उसके बाद उसके छिलके को हटा लेना। जब आप ऊपर वाली लेयर, जब बाहर वाली आप लेयर देखेंगे राजमे की, उस छिलके की बाहर वाली लेयर, तो वो क्या होता है, डार्क कलर का होता है। जब आप उस छिलके के अंदर वाली साइड में देखते हैं तो वो थोड़ा लाइट कलर का होता है। जो बाहर डार्क कलर का पोर्शन था वो आउटर इंटेगमेंट से बना हुआ था, उसको हम लोग कह रहे हैं टेस्टा, और अंदर जो लाइट कलर वाला था उसको हम लोग कह रहे हैं टेगमेन। बाहर वाला जो होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली थिक होता है, आउटर वाली लेयर यानी कि टेस्टा जो होगा वो थिक भी होगा, डार्क कलर का होगा, हार्ड होगा। टेगमेन जो होता है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है, और साथ ही साथ लाइट कलर का होता है। फंक्शन क्या हो जाएगा सीड कोट का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और बस, और क्या। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसके अंदर में सीड कोट के अंदर में होती हैं। बात आ गई होगी आई थिंक समझ में। चलिए इतना सा हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्हीं सभी कुछ जो कुछ भी हमने अभी बात करी उस सभी के बारे में, उसको पॉइंट्स के अंदर में लिख लेते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं वही सारे कुछ पॉइंट्स की जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड, सीड कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। इट डेवलप्स फ्रॉम इंटेगमेंट, इंटेगमेंट से डेवलप होता है, सिंपल सी बात है, हमने बात कर ली अभी। दो मेन पार्ट्स इसके अंदर में होंगे, टेस्टा होगा और टेगमेन होगा। टेस्टा जो होता है वो बाहर वाली लेयर को कहते हैं, टेगमेन जो है वो इनर वाली लेयर को कहते हैं। टेस्टा जो होता है वो थिक होता है, हार्ड होता है और डार्क कलर का होता है, और टेगमेन जो होता है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और लाइट कलर का होता है। फंक्शन इसका क्या हो जाता है प्रोटेक्शन का। माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल ओपनिंग, माइक्रोपाइल जो है वो स्मॉल ओपनिंग की तरह रह जाता है ऑन सीड कोट विच परमिट्स द एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन इनटू सीड, जो कि क्या करता है कि एंट्री ऑफ वाटर और ऑक्सीजन को सीड में अंदर जाने की परमिशन देता है, उसको परमिट करता है। तो माइक्रोपाइल सीड कोट के बाहर में एक स्मॉल ओपनिंग के तौर पे रह जाएगा। मैच्योर सीड हैज़ ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बाय इट्स मास, मैच्योर सीड के अंदर में सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर होगा उसके मास का। हाइलम, हाइलम वाला पॉइंट भी वहाँ पर रहेगा। मार्क्स द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू दी स्टाक, स्टाक से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग हाइलम कहते थे, और वो भी इस सीड कोट के ऊपर में रहेगा। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए उसके बाद इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। आप सब जानते होंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो को कहेंगे, एम्ब्रियो जब थोड़े समय के लिए इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीड डॉर्मेंसी। और इस सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का भी जो तरीका होता है, ये भी आपने 11th क्लास के अंदर में पढ़ा होगा, जिब्रेलिक एसिड, GA या जिब्रेलिन। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स की वजह से ये एक हार्मोन का ग्रुप होता है, और इसी की वजह से क्या होता है कि सीड डॉर्मेंसी को हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग से पॉइंट आ जाता है, सीड डॉर्मेंसी कैन बी ब्रोकन बाय जिब्रेलिन्स। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप अलग से ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ऑल दी स्ट्रक्चर, ये भी एक अलग सा पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको NCERT के अंदर में नहीं दिया हुआ है। ऑल दी स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट, जो कि सीड कोट के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड कर्नल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल। ये मोबाइल वाला कर्नल नहीं है, ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है, ये हमारे सीड वाला कर्नल है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल ये होता है कि जो जैसे कि सीड था कोई सा भी, जैसे चना था, उस चने के छिलके को आपने हटा दिया, सीड कोट को हटा दिया। सीड कोट को हटाने के बाद जो कुछ भी चीज़ें, वो व्हाइट कलर का जो पोर्शन, येलो कलर का जो भी पोर्शन बच गया, सीड कोट को निकालने के बाद जो कुछ भी सीड में बच जाता है, उन सबों को कलेक्टिवली हम लोग, फिर आप उसको सीड नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल। ठीक है, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर पहला था हमारा सीड कोट, सीड के अंदर में जो पहली चीज़ पाई जाती है वो होती है सीड कोट। दूसरा होता है एम्ब्रियो। अब हम एम्ब्रियो के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, डायग्राम वगैरह सब कुछ बना चुके हैं। तो एम्ब्रियो कैसा होता है वो सारी चीज़ें हम जानते हैं अभी, कि एम्ब्रियो जो है वो इस तरीके के सीड के अंदर में कुछ अंदर वाला पोर्शन होगा, कुछ बाहर वाला पोर्शन होगा। आप जल्दी से रिकॉल करते चलिएगा, बस जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल, और अंदर वाले पोर्शन को कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल का जो टिप वाला पोर्शन होगा उसको हम लोग कहते हैं प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल या फिर शूट टिप कहते हैं, जो कि आगे चल के शूट का फॉर्मेशन कर देता है। और हाइपोकोटाइल का जो टिप वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल का जो टिप वाला पोर्शन होता है, और ये आगे चल के रूट का फॉर्मेशन कर देता है। रेडिकल या फिर रूट टिप कहते हैं, जो कि आगे चल के रूट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, एम्ब्रियो का जो मेन एक्सिस होती है उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस या फिर टाइजेलम। और जब सीड एक बार जर्मिनेट हो रहा होता है तो आपको ने बहुत सारे अपने बचपन की बुक्स में इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। तो ये जो दोनों पोर्शन होते हैं वो कॉटिलेडन हो जाता है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये शूट हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये प्लूम्यूल है,
ठीक है, हम इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं जो कि आगे चल के शूट बना देता है। और नीचे वाला जो है वो रेडिकल है जो कि आगे चल के रूट का फॉर्मेशन कर देता है। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये है टाइजेलम। बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं? टाइजेलम, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये जो दोनों पोर्शन है ये है कॉटिलेडन। ठीक है, तो ये कॉटिलेडन हो जाता है। ये दोनों पोर्शन जो है ये कॉटिलेडन, ये बीच वाला मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको हम लोग कह रहे हैं टाइजेलम, ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल। ठीक है, एपिकोटाइल जिसको कह रहे हैं उसके टिप वाले पोर्शन को प्लूम्यूल कहेंगे जो कि शूट कहेंगे, और नीचे वाले को हाइपोकोटाइल पूरे के पूरे पोर्शन को कहते हैं, जिसका आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको रेडिकल कहते हैं या फिर रूट टिप कहते हैं, और आगे जाके वो रूट के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हो जाता है हमारा एम्ब्रियो। ये वाला डायग्राम भी अगर आपको चेपना होगा तो चेप लेना। अब यहाँ पर हमारे पास दो पोर्शन हो जाते हैं। पहला सीड कोट हमने पढ़ लिया, दूसरा हमने एम्ब्रियो पढ़ लिया, और तीसरा पोर्शन अब आता है एंडोस्पर्म या फिर कॉटिलेडन की हम बात करेंगे। तो एंडोस्पर्म मेन पोर्शन होता है। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड जो होता है वो स्टोर होता है एंडोस्पर्म में या फिर कॉटिलेडन में, दो जगहों पर हो सकता है। याद रखिएगा, पहले प्रायोरिटी हम देते हैं एंडोस्पर्म को, यानी कि फूड जो है वो पहले एंडोस्पर्म में ही स्टोर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ कुछ सीड के अंदर में सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, तो वहां पर एंडोस्पर्म रह ही नहीं जाता। और जब एंडोस्पर्म सारा का सारा खत्म हो जाता है तो वैसे सीड के अंदर में फूड जो होगा वो स्टोर होगा कॉटिलेडन में। लेकिन अगर एंडोस्पर्म थोड़ा भी बचा हुआ रहेगा तो फिर सीड में फूड जो स्टोर रहेगा वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में ही होगा। तो पहली प्रायोरिटी सीड की हमेशा होती है कि वो एंडोस्पर्म में फूड को स्टोर करे। तो अगर एंडोस्पर्म सारा का सारा कंज्यूम नहीं हुआ है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान तो वो सीड जो होगा उसके अंदर में फूड स्टोर रहेगा एंडोस्पर्म के फॉर्म में, और ऐसे सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड कहते हैं। जबकि अगर सारा का सारा एंडोस्पर्म अगर कंज्यूम हो जाता है तो उसके अंदर में फिर फूड स्टोर होता है कॉटिलेडन में, और ऐसे सीड को हम लोग फिर देखिए यहाँ पर इसको कॉटिलेडनस सीड नहीं कह रहे हैं, कह सकते हैं कॉटिलेडनस सीड। जैसे इसको एंडोस्पर्मिक सीड तो इसको कॉटिलेडनस सीड भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी रेफरेंस दिया जाता है वो एंडोस्पर्म के फॉर्म में दिया जाता है, क्योंकि मेन पोर्शन जो होता है फूड स्टोरेज का, जो मेन ऑर्गन होता है, जो मेन पार्ट होता है फूड स्टोरेज का, जो मेन काम होता है फूड स्टोरेज का, वो एंडोस्पर्म का होता है, ना कि कॉटिलेडन का। अगर एंडोस्पर्म ना हुआ तो कॉटिलेडन में स्टोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एंडोस्पर्म भी था लेकिन फिर भी सीड के अंदर में फूड जो है वो स्टोर रह गया कॉटिलेडन में, तो ऐसा नहीं होता है। मेन प्रायोरिटी किसको दी जाती है? एंडोस्पर्म को। तो एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट होगा तो एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे या एल्बुमिनस सीड कहेंगे, और इसी के रेफरेंस में अगर एंडोस्पर्म नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड। ये एल्बुमिनस कहाँ से वर्ड आ गया, या एल्बुमिनस सीड या नॉन एल्बुमिनस सीड? तो एल्बुमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि सीड के अंदर में पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन आप में से वो तो नहीं सुना होगा, एल्बुमिन 11th क्लास में आपने सुना होगा कि एल्बुमिन एक टाइप का प्रोटीन होता है, तो वो भी सीड में पाया जाता है। तो इसी वजह से वो क्या होगा कि एल्बुमिनस सीड भी इसी की वजह से हम लोग बोल दिया करते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर नीचे में लिखी हुई है, इन एंडोस्पर्मिक सीड फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। सिंपल है। इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड फूड इज स्टोर्ड इन कॉटिलेडन। हालांकि सिंपल सी लाइन है, लेकिन इस लाइन का मतलब इतना सा है कि एंडोस्पर्म को मेन प्रायोरिटी दी जा रही है। अगर एंडोस्पर्म रहेगा तो एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होगा, और अगर एंडोस्पर्म नहीं होगा तो जाकर कॉटिलेडन में फूड का स्टोरेज होगा। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो एंडोस्पर्मिक सीड की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके डाइकॉट वाले प्लांट के अंदर में जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उसका एग्जाम्पल आता है कैस्टर, पपाया, कॉटन। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड डाइकॉट प्लांट में ही ऐसे प्लांट जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब जिसमें कॉटिलेडन होता है। और आपको पता है डाइकॉट में जिसमें 2 कॉटिलेडन होते हैं, ग्राम, बीन, पी, कोकम्बर, टैमरिंड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर। अब सनफ्लावर जो है ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने यहाँ पर भी इसमें गलती करी थी पहले। एनसीईआरटी पेज नंबर 36 और उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही एनसीईआरटी पेज नंबर 36 वहाँ पर एक टॉपिक है सीड, टॉपिक है 2.4.3। आई रिपीट, सीड टॉपिक पेज नंबर 36 2.4.3। उस टॉपिक में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत सारे प्लांट के, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड के, नॉन एंडोस्पर्मिक के, डाइकॉट के, मोनोकॉट के, सभी के एग्जाम्पल। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उसके अंदर में जो सनफ्लावर वाला एग्जाम्पल है वो पहले एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर में वो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल में पहले सनफ्लावर को रखा हुआ था, जो कि गलत था। और बाद में अब एनसीईआरटी ने उसको खुद ही सुधार दिया है और वहाँ से अब उसको सनफ्लावर के एग्जाम्पल को हटा दिया है। उसने नॉन एंडोस्पर्मिक में ऐड नहीं किया बल्कि उसको यहाँ से हटा दिया गया। तो सनफ्लावर अभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल के साथ आप ध्यान में रख लेंगे। ये तीनों एग्जाम्पल जहाँ कहीं पे भी लिखा होगा उसके साथ पहले
सनफ्लावर लिखा हुआ था, अगर आपके एनसीईआरटी में सनफ्लावर लिखा हुआ है तो वहाँ पर काट दीजिएगा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल होता है। वहीं पे अगर हम लोग मोनोकॉट एग्जाम्पल की बात कर लें तो मोनोकॉट के अंदर में जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं उसमें आता है मेज, राइस, व्हीट एंड कोकोनट। और मोनोकॉट जिसके अंदर में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे उसमें आता है पोथोस, मनी प्लांट, वेलिसनेरिया, एलिस्मा, अमोर्फोफैलस जिसको हम लोग कहते थे ज़मीन कंद। ये सारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर में जो करेक्शन है वो आप एक बार कर लेंगे, एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक हम पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं जिस पॉइंट से बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिर्फ इतने से पोर्शन से ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है। सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रख लेना है, इन सम सीड्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट। कई बार क्या हो जाता है कि जो न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है ना एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो सैक होगा, उसके बाहर में न्यूसेलस की लेयर होती है और फिर 2 इंटेगमेंट की लेयर होती है। तो न्यूसेलस वाला पोर्शन भी जो है कई बार क्या होता है कि वो भी वहाँ पर रह जाता है सीड में, ठीक है। आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सीड्स, और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, पेरीस्पर्म। एंडोस्पर्म नहीं, इसको हम लोग कहते हैं पेरीस्पर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में पूछा गया है, चाहे कि स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मतलब सीबीएसई हो, कोई सा भी हो। और 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट। तो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरीस्पर्म को डिफाइन करने को पूछा गया है। 2 से 3 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ यही पॉइंट, यही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो हमारा जो टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसके अंदर में भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन तो बता दिया आपको, ठीक है। बाकी आप अपना देख लो, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। इन सम सीड्स रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस आर ऑल्सो प्रेजेंट कॉल्ड पेरीस्पर्म, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट, तो ध्यान में रखिएगा इसका। उसके बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एनसीईआरटी पेज नंबर 38, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 38 पर आप जाएंगे। 37 और 38 जो है वहाँ पर सीड जो पूरा का पूरा टॉपिक जो लिखा हुआ है, पेज नंबर 36 से सीड टॉपिक स्टार्ट हुआ है। आप उस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका काम ये है कि 2 टॉपिक, एक पहला एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, बहुत ही सिंपल सा है कि सीड के क्या एडवांटेज होते हैं, वो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये एग्रीकल्चर के बेस को आप तैयार करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन करता है ना, फूड प्रोवाइड करता है। तो सीड के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, वेरियस एडवांटेजेस, वो आपको लिखना है पॉइंट वाइज, कम से कम 4 या 5 पॉइंट आपको लिखने हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखे होगे या अगर नहीं लिख पाओ तो बता देना कमेंट सेक्शन में, अभी या कभी भी, कभी भी आप जब नहीं लिख पाओ तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिख देना कि नहीं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स वाला हमें पॉइंट भी चाहिए, तो मैं उसको बाद में बता दूंगा। साथ ही दूसरा टॉपिक एक आता है वायबिलिटी ऑफ सीड्स, वायबिलिटी ऑफ सीड्स। जैसे हमने देखा था वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, कि कौन से पॉलन ग्रेन जो है वो कितने समय तक अलाइव रहते हैं, कि पॉलन ग्रेन जब निकलता है तो वो कितने समय तक खराब नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से वायबिलिटी ऑफ सीड एक टॉपिक है, एनसीईआरटी पेज नंबर 38 और पेज नंबर 38 पे 3rd पैराग्राफ में, ठीक है। तो 3rd पैराग्राफ जो है ऊपर से, वहाँ पर उस पूरे पैराग्राफ में वायबिलिटी ऑफ सीड के बारे में दिया हुआ है कि सीड कितने, कौन सा सीड जो है वो कौन कौन से कितने समय तक के लिए वायबल रहता है। जैसे आर्कटिक तुंद्रा में एक सीड सीड जो पाया जाता है, ल्यूपाइन प्लांट का जो सीड होता है आर्कटिक तुंद्रा में, उसकी लाइफ 10,000 साल होती है, तो वो 10,000 साल तक हो सकता है। तो आपको बस क्या करना है, एग्जाम्पल लिखना है ल्यूपाइन इन आर्कटिक तुंद्रा और एरो करके लिख देना है 10,000 ईयर्स। ऐसे कुछ 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, तो वो भी है ना, 2 या 3 एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो वो जो चीज़ है आप अपने नोटबुक के अंदर में वो भी आप लिख लीजिएगा। 2 एग्जाम्पल है या 3 एग्जाम्पल, जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो वायबिलिटी ऑफ सीड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सीड्स, ये आप समझ लें, एक तरीके से आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना वर्क आप पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक सीड। एक फ्रूट वाला टॉपिक बच गया है, पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी का टॉपिक बच गया। 2 या 3 लेक्चर और अभी बचा हुआ है, 2 या 3 वीडियो और भी आपको इसी कंटिन्यूटी में मिल जाएगा। तो अगली वीक में फर्स्ट 2 या 3 दिनों के अंदर में ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट जो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो आपको होगा इस महीने के लास्ट में, यानी कि जून के लास्ट वीक में आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। तो अभी तक अगर आपने ये वीडियो सीरीज़ चैप्टर 2 अपना पूरी तरीके से नोट्स लिख के क्वेश्चन आंसर वगैरह करके अगर कंप्लीट नहीं किया है, आप कंप्लीट कर लें। पूरे के पूरे जो वीडियो का जो
पूरे इस वीडियो सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर आई बटन के अंदर में मिल जाएगा। आप वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जाकर देख लेना, पूरा वीडियो एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिएगा। जहाँ कहीं से भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, समरी पढ़ लेंगे। हालांकि ये चैप्टर मतलब खत्म होने के बाद अभी 2 या 3 वीडियोज़ और आने बाकी हैं इसके अंदर में। बस लाइक कर देना अगर पसंद आ गया हो तो, और अगर नहीं पसंद आया हो तो देखते रहना, पसंद आ जाएगा बाद में लाइक कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स को रेफ़र कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू। हाँ।